सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो है हमने टेक्स्ट बुक वर्जन देखा था सभी चीज़ों का। आज जो है हम उससे आगे बढ़ते हैं अब टॉपिक से। हीट इंजन और रेफ्रिजरेशन पे हम कम से कम 3 से 4 क्लासेस, एक रिवीजन क्लास, फिर उसका टेक्स्ट बुक रीडिंग पूरा का पूरा ऑनलाइन हम डेप्थ में ले चुके हैं। फिर भी अगर इसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी बचती है तो बच्चों अब मुझे आके मिलिए अब पर्सनली, तो आपको मैं 1 बाय 1 या 1-2 बच्चे 2-3 बच्चों को मैं मिलके समझा सकूँगा, ठीक है ना। तो इसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट होता है और वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो, आपने पहला लॉ देखा, फिर दूसरा लॉ देखा एंड ऑल दैट, है कि नहीं। अब बच्चों हमें क्या करना है, सेकेंड लॉ जब हम देखते हैं तो हमें क्या सोचना है ये देखिए। एक्चुअल में ये जो लॉ है ये एक निगेटिव वर्जन है, मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है पे ज़्यादा बेस्ड है। जैसे कोई भी लॉ क्या होता है कि ये चीज़ ऐसे होगी, वैसे होगी, इस तरीके से होगी, उस तरीके से होगी, इस तरीके, मतलब इस पोजीशन में रहता है। बट सेकंड लॉ जो है वो थोड़ा सा निगेटिव, मतलब क्या नहीं हो सकता वाले पे है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लिमिटेशन समझेंगे फर्स्ट लॉ की क्या होती है ना। लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ वैसे तो हमने पहले भी पढ़ा है, मैं आपको थोड़ा सा उसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ क्या थे, ये मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, आप अभी इसको नहीं लिखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या लिखना है और क्या नहीं। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि जब भी कोई एनर्जी हम इनपुट करते हैं किसी सिस्टम में तो उसकी एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और कुछ एनर्जी जो है वो वर्क डन में स्टोर हो जाती है। ये हमारा फर्स्ट लॉ था कि गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी एंड सम एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन वर्क डन। पर बच्चों फर्स्ट लॉ हमें क्या नहीं बताता था, प्रैक्टिकली ये हमें ये नहीं समझा सकता कि हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में, किधर से किधर है। जैसे कि मैं एक बात बताता हूँ, नेचुरली क्या होना चाहिए, मान के चलो कि एक हॉटर बॉडी है, मैं रेड वाले में हॉट बॉडी निकाल रहा हूँ, ये एक हॉट बॉडी है और इसके कांटेक्ट में मैंने कोल्ड बॉडी रख दी। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हॉट बॉडी से एनर्जी जो है वो कोल्ड बॉडी की तरफ जानी चाहिए, है ना। जो हीट है वो कोल्ड बॉडी की तरफ जानी चाहिए, मतलब कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर रेज होगा और हॉट बॉडी का टेम्परेचर फॉल होगा। टी ऑफ हॉट बॉडी और टी ऑफ कोल्ड बॉडी, तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाएगा और टी ऑफ हॉट बॉडी, जो टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी है वो फॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्म चीज से ठंडे चीज की तरफ, सब्सटेंस की तरफ एनर्जी का फ्लो होता है। ये नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। बट हमें फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता कि सिर्फ यही पॉसिबल है। फर्स्ट लॉ के हिसाब से कोल्ड से हॉट के तरफ भी एनर्जी जा सकती है। वो ये बता ही नहीं रहा है कि हॉट से कोल्ड जाती है या कोल्ड से हॉट जाती है ना। अकॉर्डिंग अगर आप फर्स्ट लॉ के हिसाब से देखोगे तो कोल्ड से हॉट जाएगा, तो भी ये लॉ जो है, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो वायलेट नहीं होगा, वो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। दूसरा लिमिटेशन है इसका कि फर्स्ट लॉ के हिसाब से जितनी भी एनर्जी हम डेल्टा क्यू, जितनी भी एनर्जी हम इनपुट में देते हैं, ऐसा करा जा सकता है कि हम पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ वर्क में ही कन्वर्ट कर दें और डेल्टा यू में कुछ भी एनर्जी ना जाए, है ना। दिस कैन बी दिस थिंग दैट डेल्टा यू बिकम जीरो। अगर डेल्टा यू जीरो हो जाता है तो पूरी इनपुट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो गई, ऐसा इसका मानना है। बट ये ट्रू नहीं है। एक्चुअल में ट्रूथ ऐसा है कि पूरी की पूरी एनर्जी कभी वर्क में कन्वर्ट होती ही नहीं, है कि नहीं। इसको टेक्स्ट बुक में कैसे समझाया गया है मैं आपको टेक्स्ट बुक रेफरेंस से पढ़ा रहा हूँ अभी, ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि अच्छे से समझाया है। मतलब ये वाला पोर्शन देख रहे हो आप, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ए पे आते हैं, सीधा ए पे। It does not tell us whether any particular process can actually occur। मतलब ये नहीं बता सकता कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस एक्चुअल में हो रही है नहीं। इसके हिसाब से सभी प्रोसेसेस सही है, वो एक्चुअल में हो पाती है या नहीं ये फर्स्ट लॉ नहीं बता सकता। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट में ऑन इट्स ओन फ्लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट
एट हायर टेम्परेचर टू 1 एट लोअर टेम्परेचर। मतलब फर्स्ट लॉ के हिसाब से ज़्यादा टेम्परेचर वाले, हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से भी लोअर टेम्परेचर की बॉडी की तरफ हीट जाती है, ये तो ट्रू ही है। एंड इट कैन ऑल्सो ऑन इट्स ओन फ्लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर टू 1 एट अ हायर टेम्परेचर। मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हायर से लोअर की तरफ तो जा ही रहा है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ तो जा ही रहा है, बट कोल्ड से हॉट की तरफ भी देखो। एंड इट कैन ऑल्सो, क्या बोल रहा है, ऑन इट्स ओन फ्लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर टू 1 एट अ हायर टेम्परेचर। मतलब लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी से भी हायर की तरफ भी जा सकता है। फर्स्ट लॉ ये चीजों को सही मानता है, ऐसा हुआ तो फर्स्ट लॉ कहता है ठीक है ये भी पॉसिबल है। पर हमें प्रैक्टिकली क्या पता है, बट वी नो दैट प्रैक्टिकली हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर टू अनदर एट हायर टेम्परेचर, ठीक है ना। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हम जानते हैं। क्या पॉसिबल नहीं है बच्चों, कि कोल्ड से हॉट की तरफ हीट नहीं जा सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट लॉ मानता है कि ऐसा हो भी सकता है, मतलब इधर से इधर जाए या इधर से इधर जाए उसको कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट लॉ के हिसाब से दोनों प्रोसेस सही है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हॉट से कोल्ड जाए या कोल्ड से हॉट है, दोनों ही सही है। वो ये नहीं बता पा रहा है कि कोल्ड से हॉट अपने आप तो नहीं जा सकती, उसके लिए हमको फिर रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज करना पड़ता है। दूसरा देखिए, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ वी कुड कन्वर्ट ऑल 100% ऑफ हीट अवेलेबल टू अस इनटू वर्क। फर्स्ट लॉ के हिसाब से हम पूरी की पूरी 100% एनर्जी ऑफ हीट जो है वो पूरी वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ऑल द वर्क कुड बी कन्वर्टेड इनटू हीट। अगेन वी नो दैट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। दस क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि जैसे हीट इंजन था, क्या होता था, कुछ हीट लेता था, उसमें से सम पार्ट ऑफ हीट यूज्ड टू गेट कन्वर्टेड इनटू वर्क, और रिमेनिंग हीट जो है वो हम सिंक में दे देते हैं। Thus, the first law of thermodynamics does not prevent us from converting heat entirely into work or work entirely into heat. These limitations lead to the formulations of another law of thermodynamics. तो बच्चों आप मुझे आज के आज एक क्वेश्चन का एक लिखोगे, राइट limitations, ये क्वेश्चन है आपका, limitations of first लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। थर्मो के फर्स्ट लॉ की आप लिमिटेशंस मुझे लिख के भेजिए, है ना। ये आपका असाइनमेंट हुआ आज का क्वेश्चन 1। इसको मैं अटैच नहीं करूंगा, आप इसी में से मुझे लिख के भेज दीजिए, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप पे डालिए, या है ना, नहीं तो मैं अटैच कर दूंगा, चलो कुछ असाइनमेंट। अब ये हो गई आपकी लिमिटेशंस। तो फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, लिखने का काम मैं अलग से बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें यही चीज समझा रहा है कि बेटा हम 100, देखो इसी लॉ को ना हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। सेकेंड लॉ को 3 स्टेटमेंट इसके बना सकते हैं। क्या कहता है पहले तो सेकंड लॉ, कि हम पूरी की पूरी एनर्जी जो है 100% एनर्जी जो है वो हम कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमें कुछ तो एनर्जी को सोर्स में डंप करना ही होगा, कुछ तो भी ऐसा है दैट, या फिर आप इसको ऐसा समझ लो कि हीट जो है वो कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में बिना एक्सटर्नल वर्क के, बाहरी किसी वर्क से वो फ्लो, बिना किसी बाहरी वर्क से वो फ्लो नहीं हो सकती, है ना। यही हमारा एक्चुअल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है। तो पहले तो इसको अगर सेंटेंस में देखेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल है टू एक्सट्रैक्ट एन हीट, है ना, फ्रॉम अ हॉट रिजर्वायर एंड यूज इट ऑल टू डू द वर्क। मतलब हमने जितनी भी हीट ली वो पूरी की पूरी एक्सट्रैक्टेड जो हीट थी वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट कर दी, ये पॉसिबल नहीं है। यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है बच्चों, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले आज का जो क्लास है वो हो सकता है छोटा हो, क्योंकि मैं बस आज सेकंड लॉ पढ़ाऊंगा। कार्नोट इंजन का जो इसका अगला टॉपिक है ना बेटा, वो काफी बड़ा है और एक साथ पढ़ाने लायक है, इसके लिए मैं उसको एक सेपरेट क्लास लेने वाला हूँ। तो हम बोलेंगे
सेकेंड लॉ, अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है स्टूडेंट्स? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड को आप पूरा सेकंड लिख देना, SECOND लिख देना, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का? एक निगेटिव स्टेटमेंट है इसका, इट इज इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल है? कि जितनी भी एक्सट्रैक्टेड हीट है, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट, कितनी एक्सट्रैक्ट करते थे हम? Q2 अमाउंट ऑफ हीट, Q2 फ्रॉम a hot reservoir and use it all to do work W. सम अमाउंट ऑफ हीट, कुछ तो जो हीट है, मतलब हमने जितनी भी एक्सट्रैक्ट हीट की, समझ लो एक Q2 अमाउंट ऑफ हीट हमने एक्सट्रैक्ट करी थी, वो पूरी की पूरी वर्क में नहीं दी जा सकती। सम अमाउंट ऑफ हीट Q1, कितनी हीट लेते थे हम? Q1 मस्ट बी एग्जॉस्टेड टू ए cooled reservoir, ठीक है ना। दिस प्रोहिबिट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ परफेक्ट हीट इंजन। यही जो है, ये एक जो है परफेक्ट हीट इंजन की पूरी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर ले, ऐसा इंजन बनाने की पॉसिबिलिटी को ये रोक देता है कि नहीं। तो इसी को, इसके लिए इंजन लॉ या इंजन स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये क्या कहना चाहता है हमारे टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में? ये हमारा हॉट रिजर्वायर है, हॉट रिजर्वायर बच्चों। यहां से हमने कुछ Q2 अमाउंट ऑफ हीट ली, बट सम पार्ट ऑफ इट विल ऑलवेज बी, एंड सम पार्ट ऑफ इट इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू वर्क, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट is given to the cold reservoir, मतलब ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट स्टूडेंट्स, है कि नहीं। हॉट से Q2 अमाउंट ऑफ हीट ली, कुछ वर्क में कन्वर्ट कर दी, और बची हुई जो है वो कोल्ड में दे दी। क्या पॉसिबल नहीं है? व्हाट इज नॉट पॉसिबल, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ एक डायग्राम के साथ कि अगर ये हॉट रिजर्वायर है तो यहाँ से जितनी भी हमने हीट ली वो पूरी की पूरी अगर हम वर्क में कन्वर्ट कर सके तो ये परफेक्ट हीट इंजन बन जाएगा। बट ये जो केस है ये पॉसिबल नहीं है कि हॉट रिजर्वायर से Q2 अमाउंट ऑफ हीट लेके पूरी की पूरी वर्क में चली गई, ऐसा कभी नहीं होगा। इस केस को होने से रोकता है कौन? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? इट इज इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम Q2 अमाउंट ऑफ हीट हॉट रिजर्वायर से ले और वो पूरी की पूरी जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर दे। उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमें कोल्ड रिजर्वायर में डंप करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा कन्वर्जन होगा। हमने इसी बात को जब प्रीवियसली पढ़ा तो इस तरीके से पढ़ा था बच्चों, लेकिन हमने कैसे पढ़ा था पता है? कि भाई ये आपका हॉट रिजर्वायर, और यहाँ से वर्किंग सब्सटेंस ने कुछ हीट ली Q1 अमाउंट ऑफ, और इसमें से हमने कुछ वर्क जो है पाया, हमने यहाँ से कुछ वर्क डन पाया, और जो बची हुई अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हमने क्या कर दी? वो हमने ये यहाँ पर कोल्ड रिजर्वायर में दे दी, हमने दे दी। तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा वर्क में चला जाएगा, कुछ न कुछ जो है ये हमको यहाँ पे देना ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा है, एक्चुअल में यहाँ पे Q1 मैंने रेफ्रिजरेटर का लिख दिया, यहाँ पे Q1 और Q2 मस्ट बी एग्जॉस्टेड टू अ कोल्ड रिजर्वायर। यहाँ पे आप ना लॉ केस में ये Q1 और इसको Q2 कर दीजिए, दिस इज योर Q2।
दिस इज योर Q1। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वही रिपीटेशन है एक चीज का, बट इसके दो स्टेटमेंट्स है बच्चों, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, एक पहला स्टेटमेंट है, इसी के इम्प्लीकेशन अभी जो हमने लिखा ना, इसी का एक कंक्लूजन टाइप में आप सोच लो। एक कंक्लूजन टाइप में केल्विन प्लैंक ने इसका एक कंक्लूजन दिया, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। क्या है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। वो कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच वुड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड कन्वर्ट 100% ऑफ इट एब्जॉर्ब्ड इनटू वर्क, है ना। ये हो गया आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो अभी हमने बोला है, एक्चुअल में जो अभी हमने लिखा है। तो एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के फॉर्म में ही अगर लिखना है तो मैं इसको फिर से लिखता हूं, इट इज impossible to construct heat engine which would absorb heat from a reservoir, and convert it 100% of the heat absorbed into work। ऐसा हम कर ही नहीं सकते कि जितनी भी हीट ली वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट कर सके। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हीट इंजन विच वुड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड कन्वर्ट 100% ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड इनटू वर्क। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये हमको एक स्टेटमेंट में किसने बताया, प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक। हमने यहाँ पे जो लिखा बेटा वो भी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ही है, मैं ये बता देता हूँ। इवन दिस इज ए केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और एक इसी को दूसरे भाषा में अगर लिखना है तो ये भी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है हमारा। ये बात ध्यान में रखिए, दोनों ही केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। बस ये क्या कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, हीट 100% तरीके से पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ तो हीट को हमको डंप करना ही होगा। इसी का उल्टा, इसी का रिवर्स वर्जन जो है ना, उसका क्लॉजियस स्टेटमेंट जो है ना, वो हम देख रहे हैं। क्लॉजियस स्टेटमेंट एक्चुअली जो है, अभी एक बात समझिए, अभी तक हमने जो देखा ना स्टूडेंट्स, वो हमने हीट इंजन के फॉर्म में लॉ देखा कि भाई हीट ली, फिर उसको कुछ वर्क में कन्वर्ट किया और बची हुई एनर्जी डंप कर दी। इसी का रिवर्स प्रोसेस रेफ्रिजरेटर होता है। हीट इंजन का ही रिवर्स प्रोसेस मतलब रेफ्रिजरेटर है। तो हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जो स्टेटमेंट है वो रेफ्रिजरेटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी हमने हीट इंजन के फॉर्म में लिखा, क्या लिखा था, ये हीट इंजन जो है वो पूरी की पूरी हीट जो एब्जॉर्ब करता है वो वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकता। तो हम इसको रेफ्रिजरेटर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि बेटा कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट का फ्लो हो और वो नेचुरली हो। हमको ऐसा करने के लिए एक्सटर्नल वर्क की जरूरत होगी ही। अगर एक्सटर्नल वर्क नहीं करते तो कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ फ्लो ऑफ हीट नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये हमारा क्लॉजियस मतलब रेफ्रिजरेशन के टर्म्स में आपका स्टेटमेंट हो गया, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बात समझे क्या आप। देखो नेचुरली क्या होता है बच्चों, नेचुरली जो है हॉट बॉडी से हीट जो है वो कोल्ड बॉडी के तरफ, मतलब रेड वाला जो है वो हॉट मानते हैं और ब्लू वाला जो है वो, है ना, ये कोल्ड की तरफ नेचुरली हीट जो है वो फ्लो हो रही है। बट अगर मुझे कोल्ड से इस तरफ हॉट के तरफ अगर मुझे हीट को फ्लो कराना है तो बेटा मुझे एक्सटर्नली वर्क करना ही होगा। बिना एक्सटर्नल वर्क डन के कोल्ड से हॉट के तरफ हीट फ्लो नहीं होती। बिना एक्सटर्नल वर्क डन के बाहरी एनर्जी दिए सिवा कभी भी कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ हीट का फ्लो नहीं होगा। यही हमारा क्लॉजियस स्टेटमेंट है।
क्या है क्लॉजियस स्टेटमेंट? कि जब तक मैं बाहर से कोई वर्क ना करूं तब तक कोल्ड बॉडी से हीट जो है वो हॉट बॉडी की तरफ फ्लो नहीं होगी, क्योंकि ये अननेचुरल हो गया। जैसे पानी ऊपर से नीचे नेचुरली बहेगा, बट अगर आपको नीचे से ऊपर, मतलब आप जैसे टंकी भरते हो है ना नल आने पे, तो नीचे से ऊपर भेजना है तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत है, वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, है कि नहीं? तो जब तक आप बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दोगे, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क नहीं होगा। वैसे ही अगेंस्ट लॉ, अगेंस्ट नेचुरल फ्लो अगर आपको वर्क कराना है तो आपको बाहरी मोटर की जरूरत जरूर पड़ेगी। वो बाहरी वर्क डन कहां से हो रहा है? तो आप इलेक्ट्रिक सप्लाई जो देते हो रेफ्रिजरेटर में, वही तो वर्क कर रहा है। अब आप कभी इमेजिन करिए कि आप इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर रेफ्रिजरेटर में दे ही नहीं रहे तो रेफ्रिजरेटर ठंडा हो ही नहीं सकता। अनटिल एंड अनलेस आप बाहर से कोई एनर्जी नहीं देते, आप बाहर से वर्क नहीं करते, तब तक कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर में हीट का फ्लो नहीं होगा। बस यही है क्लॉजियस स्टेटमेंट। तो मैं लिखने जा रहा हूं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है फॉर हीट to flow from a colder body to a warmer body without any work, without any external वर्क। किसी भी बिना एक्सटर्नल वर्क के कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ हीट नहीं जाएगी। अगर मैं क्लॉजियस स्टेटमेंट का डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, जो आपके सामने मैंने क्लॉजियस स्टेटमेंट लिखा है, इसका डायग्राम बनाने की हम कोशिश करते हैं बच्चों। कैसे बनेगा इसका स्टेटमेंट? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी। तो आप मान के चलो कि ये है आपकी कोल्ड रिजर्वायर, ये है आपकी कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। ब्लू में जो है वो कोल्ड रिजर्वायर। अब आपने हीट को यहां से निकाला, कितने हीट को निकाला बच्चों? Q2 हीट को निकाला, ये हम जानते हैं ना, क्योंकि कोल्ड से निकाला। और फिर आपने ये वाला जो हीट है वो आपको किस में देना है? तो हॉट रिजर्वायर में देना है। ये आपका हॉट रिजर्वायर है, रेड में हॉट रिजर्वायर। ये करने के लिए Q2 यहां से निकालिए और हॉट में देने के लिए मुझे एक्सटर्नली वर्क करना ही होगा। अगर मैं एक्सटर्नल वर्क नहीं करता, है ना, ये जो है ना, ये एरो की डायरेक्शन ऐसी होगी वर्क डन की, दिस इज एन एक्सटर्नल वर्क। मुझे बाहर से वर्क करना ही होगा, तभी Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हॉट में जाएगी, यहां से इस तरफ जाएगी बच्चों। Q2 लिया, हॉट कोल्ड से वर्क किया और फिर जाके Q1 अमाउंट ऑफ हीट हॉट में गई। ऐसा ही पॉसिबल है। अगर इसका मैं डायग्राम निकालना चाहूँ, क्लॉजियस स्टेटमेंट, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ वार्मर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको जो है वर्क अपने इसमें टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा गया और आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं ये आपको समझा देता हूँ अच्छे से। क्या क्या पढ़ना है ये भी समझ लीजिए। आपको लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और फिर इसका ये ए वाला पॉइंट और ये बी वाला पॉइंट, ये बी वाला सिर्फ एक पैराग्राफ है छोटा सा। फिर आप देखोगे कि जो आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये फालतू में जबरदस्ती से पेल दिया गया है, आप इसको मत पढ़िएगा लगे तो। ये वाला जो पोर्शन है, हाइट इतनी थी उतनी थी, कुछ जरूरत नहीं है इसको समझने की, ठीक है, छोड़ दीजिए, ये इतना वाला पोर्शन मत पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट, तो ये पहला है, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ पे हमने Q1 लिया, ये QH मतलब हायर से, फ्रॉम हॉट रिजर्वायर एंड यूज इट टू डू वर्क। ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा वर्क में चला जाए। सम अमाउंट ऑफ हीट QC must be exhausted to cold reservoir. This prohibits the possibility of perfect heat engine. इसका ये डायग्राम देखो, ये जो है इसी स्टेटमेंट को केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहते हैं स्टूडेंट्स। आप लगे तो यहाँ पे मार्क करके रख लीजिए। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना दोस्तों, ये वाला
ये यहाँ तक आप अंडरलाइन करके इसको क्या लिखोगे, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ये उसकी डायग्राम। फिर जो है आपको क्लॉजियस स्टेटमेंट लिखना है, तो ये आपका उसका क्लॉजियस स्टेटमेंट है। क्या है ये, क्लॉजियस। तो क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ वार्मर बॉडी विदाउट एनी वर्क हैविंग बीन डन टू अकम्प्लिश दिस फ्लो। ठीक है, और इसका ये आपका डायग्राम क्लॉजियस स्टेटमेंट का। बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। द स्टेटमेंट मीन्स दैट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट कोल्ड टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। मतलब अचानक से वो स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरली वो कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं जा सकता। यही आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हुआ। तो बच्चों मैं आज आपको असाइनमेंट सेंड कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस का थ्योरेटिकल होगा, और सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ और 0th लॉ के ऊपर वो हो सकता है। चलो आज की क्लास यहाँ रोकते हैं बच्चों। ठीक है, छोटी थी क्लास, मैं पहले ही बोला था, क्योंकि कल जो है कार्नोट इंजन का टॉपिक लेना है, जो कि कंप्लीट एक टॉपिक हमको एक ही क्लास में लेना होगा।